हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी बढ़िया होंगे। और हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 8 एंड ऑनवर्ड्स हमारे स्ट्रेटजी कॉस्ट मैनेजमेंट में डिसीजन मेकिंग में। अभी तक हम इलस्ट्रेशन नंबर 7 तक कवर कर चुके हैं। अब हम करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 8 एंड ऑनवर्ड्स। जितने भी इलस्ट्रेशन हमें दिया वो कवर करेंगे। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 8 क्या बोलता है। द प्रॉफिट फॉर द ईयर ऑफ पुश ऑन लिमिटेड वर्क आउट टू 12.5% ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड। जो प्रॉफिट है पुश ऑन लिमिटेड का करंट ईयर के लिए वो है 12.5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। एंड द रेलिवेंट फिगर्स हमें जो दी हुई है वो ये है। सेल्स हमारी है 5 लाख की, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड एंड कैपिटल एम्प्लॉयड हमें दी है कैपिटल एम्प्लॉयड 4 लाख की। द न्यू सेल्स मैनेजर हु हैज़ ज्वाइन द कंपनी, नया सेल्स मैनेजर जो कंपनी को जिसने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है, एस्टिमेट फॉर द नेक्स्ट ईयर अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट 23% ऑन द कैपिटल एम्प्लॉयड। जो कि एस्टिमेट करता है कि हमारा जो प्रॉफिट होगा नेक्स्ट ईयर का वो हो जाएगा 23% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड प्रोवाइडेड द वॉल्यूम ऑफ सेल इज इंक्रीज बाय 10%। अगर हमारा सेल जो हमारी नंबर ऑफ यूनिट्स हैं वो 10% से इंक्रीज हो जाए। एंड साइमल्टेनियसली देयर इज एन इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस ऑफ 4%। देखो हमारी नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ेंगे 10% से और हमारा सेलिंग प्राइस बढ़ जाएगा 4% से, तो हम जो है हमारे 23% कैपिटल एम्प्लॉयड का प्रॉफिट को अचीव कर पाएंगे। ये हमारा सेल्स मैनेजर कह रहा है। ठीक है, सेल्स मैनेजर कह रहा है कि अभी आप 12.5% अचीव कर रहे हो, आप इसको 23% तक लेके जा सकते हो अगर आप अपनी नंबर ऑफ यूनिट्स को 10% से इंक्रीज कर दो और प्राइस 4% से इंक्रीज कर दो। एंड ओवरऑल कॉस्ट रिडक्शन इन ऑल द एलिमेंट ऑफ कॉस्ट बाय 2%। इसने कहा कि और जो तुम्हारी ओवरऑल कॉस्ट रिडक्शन होगी, ऑल द एलिमेंट्स, इंपॉर्टेंट वर्ड है ऑल द एलिमेंट्स, ऑल द एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। और आपकी कॉस्ट जो है सभी एलिमेंट्स की, मतलब जो लेबर, मटेरियल, ओवरहेड कुछ भी हो, उसमें 2% की कॉस्ट कम हो जाएगी। फाइंड आउट बाय कंप्यूटिंग इन डिटेल द कॉस्ट एंड प्रॉफिट फॉर नेक्स्ट ईयर वेदर द प्रपोजल ऑफ सेल्स मैनेजर कैन बी अडोप्टेड। ओके, फाइंड आउट करो एंड आप निकालो कॉस्ट को और एंड प्रॉफिट को नेक्स्ट ईयर के लिए और बताओ क्या सेल्स मैनेजर के प्रपोजल को अडोप्ट किया जाना चाहिए या नहीं। ठीक है, देखो हमें करना क्या है इसमें। क्वेश्चन सभी ने रीड कर लिया। ठीक है, सेल्स मैनेजर कह रहे हैं 23% कैपिटल एम्प्लॉयड का हम कमा लेंगे अगर हम हमारा वॉल्यूम 10% से बढ़ा दें और हमारा सेलिंग प्राइस 4% से इंक्रीज कर दें और सारी कॉस्ट 2% से कम कर दें, तो 23% कैपिटल एम्प्लॉयड का अचीव हो जाएगा। क्या सच में हो जाएगा वो हमें निकालना पड़ेगा। देखो इलस्ट्रेशन नंबर 8। इलस्ट्रेशन नंबर 8, जस्ट वेट अ सेकंड। हाँ जी, देखिए हमें क्वेश्चन में कौन सी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है, कौन सी इन्फॉर्मेशन मिसिंग है। क्वेश्चन में देखिए हमारे पास सेल्स है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स दिए हैं, हमें फिक्स्ड कॉस्ट नहीं दी, तो हमें यहाँ पे पहले फिक्स्ड कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। देखो इलस्ट्रेशन नंबर 8, इलस्ट्रेशन नंबर 8 का पॉइंट नंबर ए सॉरी, इसमें भी पॉइंट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। पहले हमें निकालनी पड़ेगी हमारी फिक्स्ड कॉस्ट। देखिए पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। क्वेश्चन में जो सेल्स दी है, देखिए क्वेश्चन में सेल्स दी है 5 लाख की सॉरी 5 लाख की। यहां से लेस करें वेरिएबल कॉस्ट, लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट हमें दिया है मटेरियल जो कि है 2,50,000,
देन सेकंड हमें दिया है लेबर, एंड लेबर की कॉस्ट है 1,00,000 रुपीज। देन हमें दिया क्वेश्चन में वेरिएबल ओवरहेड्स, वेरिएबल ओवरहेड्स की कॉस्ट हमें दी है, क्वेश्चन में कहा है कि 40,000। तो ये हमारे पास आएगा अब कंट्रीब्यूशन, कितना है कंट्रीब्यूशन, 250 एंड 150 एंड 40, कितना 110। देखिए 250 माइनस 140, ये आएगा 110। ठीक है, ये हमारा आएगा कंट्रीब्यूशन। अब मैं कंट्रीब्यूशन में से माइनस करता फिक्स कॉस्ट, तो मेरे पास आता प्रॉफिट। क्वेश्चन ने हमें अब यहाँ पे दिया है लेस, फिक्स कॉस्ट ही हमें निकालना है, लेकिन क्वेश्चन ने हमें प्रॉफिट दिया है। अगर मैं यहाँ पे कंट्रीब्यूशन और यहाँ प्रॉफिट लूँ तो इन दोनों का डिफरेंस मेरा बीच में फिक्स कॉस्ट आ जाएगा। तो मैं इन दोनों का डिफरेंस के लिए तो पहले प्रॉफिट माइनस कर रहा हूँ, ये वाली चीज़ इसमें से माइनस कर रहा हूँ, ताकि इनका बीच का जो डिफरेंस है फिक्स कॉस्ट का वो निकल आए। क्वेश्चन ने दिया जो हमारा प्रॉफिट है वो हमारे कैपिटल एम्प्लॉयड का है, और कैपिटल एम्प्लॉयड है 4 लाख रुपए की। देखिए क्वेश्चन ने कहा था हमारी जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 4 लाख की, और हमारा जो प्रॉफिट है वो 12.5% है कैपिटल एम्प्लॉयड का। ये लिखा हुआ प्रॉफिट 12.5% है कैपिटल एम्प्लॉयड का। तो इसका 12.5% कितनी वैल्यू आएगी, 4 लाख पे 12.5% वैल्यू आएगी 50,000। तो मैं कह सकता हूँ हमारी फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, फिक्स्ड कॉस्ट हमारी आएगी 1,10,000 माइनस 50,000, वैल्यू आएगी 60,000, वैल्यू आएगी 60,000। जस्ट वेट अ सेकेंड। ये देखिए हमारे कंट्रीब्यूशन में से जब मैं प्रॉफिट माइनस करूंगा तो मेरे पास आ जाएगी फिक्स कॉस्ट। अब देखिए इसी का पार्ट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एज पर प्रपोजल ऑफ सेल्स मैनेजर। अगर हम सेल्स मैनेजर के प्रपोजल को देखें तो हमारे पास प्रॉफिट कितना आएगा, तो हमारे पास आएगी पर्टिकुलर्स, डिटेल्स एंड अमाउंट। यहाँ पे आएगी सेल्स, यहाँ से लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। पहले मैं फॉर्मेट प्रिपेयर कर लेता हूँ हमारा। वेरिएबल कॉस्ट में भी हमें दिया है फर्स्ट मटेरियल, देन हमें दिया है लेबर, देन हमें दिया है वेरिएबल ओवरहेड्स, देन हमारे पास आएगा कंट्रीब्यूशन, और यहां से अगर हम लेस करें फिक्स्ड कॉस्ट को तो हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट। ठीक है, अब हमें ये वैल्यूज निकालनी है। पहले हमें सेल्स निकालनी पड़ेगी। सेल्स के लिए दिखाते हैं वर्किंग नोट नंबर 1। हम क्या करेंगे, वर्किंग्स, कैलकुलेशन ऑफ सेल्स। देखिए क्वेश्चन में दिया है हमारे पास प्रेजेंट सेल है 5 लाख की, पर कहीं भी ये नहीं दिया सेलिंग प्राइस कितना है, नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी है प्रेजेंट, ये कहीं नहीं दिया। और हमें कहा है क्वेश्चन ने कि हम हमारी सेल्स वॉल्यूम को अगर 10% से बढ़ा दें और सेलिंग प्राइस को 4% से बढ़ा दें तो 23% का जो प्रॉफिट है कैपिटल एम्प्लॉयड पे वो हम अचीव कर सकते हैं। तो मैं इसने कहा कि 10% में वॉल्यूम इनके, वॉल्यूम कितनी है कैसे निकालोगे,
क्योंकि यहाँ पे कोई भी सेलिंग प्राइस नहीं दिया। आप इसको डिवाइड करते पर यूनिट प्राइस कितना, तो नंबर ऑफ यूनिट आते। नंबर ऑफ यूनिट कैसे निकालोगे, पर यूनिट प्राइस भी नहीं दिया, ना ही नंबर ऑफ यूनिट दी, कुछ भी नहीं दिया। तो आप देखो कैसे सोल्व करेंगे। तो हम मानते हैं लेट सेलिंग प्राइस एट प्रेजेंट इज इक्वल टू 100। मैं मान के चलता हूं कि जो सेलिंग प्राइस अभी है वो 100 का है, ठीक है। तो नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी आएंगी, नंबर ऑफ यूनिट्स एट प्रेजेंट। तो हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी आएंगी जो अभी प्रेजेंट पे, तो ये हमारे पास आएंगी, सेल्स हमें दी है 5 लाख डिवाइड बाय, अगर 100 रुपीज़ पर यूनिट में प्राइस कर दूं तो ये मेरे पास आएगी 5000 यूनिट्स, 5000 यूनिट्स। नाउ रिवाइज्ड सेलिंग प्राइस। अब क्वेश्चन कह रहा है कि हम सेलिंग प्राइस को, क्वेश्चन ने खुद कहा कि हम सेलिंग प्राइस को 4% से इंक्रीज करेंगे। अगर प्रेजेंट सेलिंग प्राइस 100 रुपीज़ है और इसमें प्लस कर देंगे कि 4% से बढ़ जाएगा, तो रिवाइज सेलिंग प्राइस आएगा 104 रुपीज़ पर यूनिट। एंड रिवाइज्ड नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स रिवाइज वाली कितनी आएंगी, प्रेजेंट नंबर ऑफ यूनिट 5000 है, ठीक है। ये पता है ना आपने कैसे निकाला, मैंने सेलिंग प्राइस को 100 एज्यूम किया, हमें यूनिट से कोई मतलब नहीं, हमें हमारी टोटल सेल्स वैल्यू निकालनी है। अब रिवाइज कितनी होगी, सेल्स मैनेजर के अकॉर्डिंग कितनी होनी चाहिए, ठीक है। हमने इसको एज्यूम किया था कि सेलिंग प्राइस 100 है, तो हमने यूनिट्स निकाल ली। अब पहले सेलिंग प्राइस 100 था, अब वो 104 हो जाएगा 4% इंक्रीज होने के बाद। और नंबर ऑफ यूनिट्स अभी प्रेजेंट 5000 है, और क्वेश्चन कह रहा है कि हम जो है 10% से वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे, वॉल्यूम मतलब यूनिट्स। तो 5000 प्लस, अब ये 10% से हम इंक्रीज करेंगे, तो ये हो जाएगी 5500 यूनिट्स। तो हमारे पास सेल्स कितनी आएगी अब, रिवाइज्ड सेल्स 5500 यूनिट्स और 104 रुपये पर यूनिट का प्राइस, तो सेल्स कितनी होगी 5500 इंटू 104, सेल्स आएगी 5,72,000 की, ठीक है। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कैसे किया है, सेलिंग प्राइस को 100 एज्यूम करके फिर हमने इसको सोल्व किया है। अब देखिए ये हमारे पास आया 5,72,000। अब मटेरियल देखिए, क्वेश्चन में मटेरियल दिया हुआ था 250 का, मटेरियल दिया है 250, ये था 5000 यूनिट्स पे, और हम बनाएंगे अब 5500 यूनिट्स, ठीक है। 5000 यूनिट्स के लिए दिया था, अब बनाएंगे 5500 यूनिट्स पे कितना, और इसका भी 90%, इसका सॉरी 90 कितना था 98%, ये हो जाएगा 98%, ये है 98%, 98% क्यों होगा, देखो ये तो आपको समझ में आता है कि 2.5 लाख कॉस्ट लगी थी 5000 यूनिट्स के लिए, तो 5500 के लिए कितनी वो हम निकाल लेंगे। 98% क्यों, क्वेश्चन ने खुद कहा था कि सारे एलिमेंट के कॉस्ट में 2% से प्राइस कम हो जाएगा, ये खुद लिखा हुआ है कि ओवरऑल कॉस्ट रिडक्शन ऑल एलिमेंट ऑफ कॉस्ट 2% से हो जाएगी, मतलब जितनी भी कॉस्ट लगती है वो 2% से कम हो जाएगी। तो मैं कह सकता हूँ अब ये कॉस्ट 98% हो जाएगी, तो 2,50,000 5,000 यूनिट्स की ये कॉस्ट है, तो 5,500 के लिए कितनी, और इसका 98%, तो वैल्यू आएगी 2,69,000, 250 5,000 यूनिट्स के लिए है, तो 5,500 के लिए कितनी, और इसका भी 98%, 269,500, 269,500। अब हम निकालेंगे लेबर को भी ऐसे ही, लेबर की कॉस्ट कितनी दी है, क्वेश्चन में दी लेबर की कॉस्ट है हमें 1 लाख रुपीज़ की, तो ये आएगा 1 लाख डिवाइड बाय 5000 के लिए, और 5500 के लिए कितनी, एंड इसका भी 98%, इसका भी 98%,
इसका भी 98%, तो ये कितनी आएगी 1 लाख की कॉस्ट 5000 यूनिट्स के लिए, तो 5500 के लिए कितनी, और इसका 98% 1,07,800। देन वेरिएबल ओवरहेड, क्वेश्चन में दिया कि वेरिएबल ओवरहेड की जो कॉस्ट है वो आपको दिया 40,000। 40,000 की कॉस्ट हमें दी है 5000 यूनिट्स के लिए, 5500 यूनिट्स के लिए कितने, एंड ये भी हो जाएगा 98%। 98%, क्योंकि 2% से सारी कॉस्ट कम हो जाएंगी। 40,000 डिवाइड बाय 5000 इंटू 5500 एंड इसका 98%, 43,120। 43,120, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आएगी अब ये कितनी आएगी 43,120 प्लस 1,07,800 प्लस 2,69,500, ये आएगा 420,420, 4,20,420। अब आएगा कंट्रीब्यूशन, तो इसको माइनस करेंगे 5,72,000 में से, तो वैल्यू आएगी 1,51,580। ये हमारा कंट्रीब्यूशन आएगा, सॉरी यहाँ नहीं आएगा, ये यहाँ आएगा, इसके सामने आएगा 1,51,580। तो ये हमारे पास आएगा कंट्रीब्यूशन। अब हमारी फिक्स कॉस्ट, क्वेश्चन में दी थी फिक्स कॉस्ट हमने निकाली थी 60,000 की, तो फिक्स्ड कॉस्ट आएगी 60,000। फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स ही रहती है, चाहे 5,000 यूनिट्स आप मैन्युफैक्चर करो, चाहे 5,500 मैन्युफैक्चर, कितनी भी यूनिट मैन्युफैक्चर करो, फिक्स कॉस्ट तो फिक्स रहने वाली है। पर क्वेश्चन ने एक बात कही थी कि सारी कॉस्ट 2% से कम हो जाएंगी, तो इसका मतलब फिक्स्ड कॉस्ट भी 2% से कम होगी। 60,000 का 98% हम करेंगे तो 58,800, 58,800। तो हमारे पास जो प्रॉफिट निकल के आएगा वो कितना आएगा -151,580, 92,780, 92,780, ये हमारे पास प्रॉफिट निकल के आया। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है कि क्या ये कैपिटल एम्प्लॉयड का 23% आ रहा है, क्योंकि देखो सेल्स मैनेजर क्या कह रहा था, सेल्स मैनेजर कह रहा था कि अगर आप ये चीज़ें करते जो एडजस्टमेंट हमने भी की, तो आपका जो प्रॉफिट है, जो आपका प्रॉफिट है वो कैपिटल एम्प्लॉयड का 23% हो जाएगा, और कैपिटल एम्प्लॉयड यही 4 लाख। देखो देखो अब हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब हम देखेंगे कि कैपिटल एम्प्लॉयड का कितना परसेंट हमारा प्रॉफिट है, तो ये कैसे आएगा, प्रॉफिट डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, सीई का मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड। तो प्रॉफिट हमारा कितना आया था 92,780, 92,780 का हमने प्रॉफिट निकाला था, डिवाइड करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड की 4 लाख की, मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना आएगा ये, डिवाइड बाय 4 लाख मल्टीप्लाई 100, 23.195%, 23.195%। और हमारा सेल्स मैनेजर कह रहा था कि अगर हम सारी एडजस्टमेंट कर दें तो हमारा प्रॉफिट जो है कैपिटल एम्प्लॉयड का 23% हो जाएगा, बल्कि 23% से भी थोड़ा सा ज़्यादा ही हो रहा है। तो इसका मतलब सेल्स मैनेजर ठीक कह रहा है, सेल्स मैनेजर जो है हमारा, जो सेल्स मैनेजर है वो ठीक कह रहा है, वो कह रहा है कि 23% हो जाएगा, बल्कि 23% से थोड़ा सा ज़्यादा ही जा रहा है। तो इसका मतलब बेनिफिशियल है सेल्स मैनेजर की बात मानना, हमें हमारी प्राइस में ये एडजस्टमेंट कर देनी चाहिए, क्योंकि अभी जो हम कमा रहे हैं वो 12.5% कमा रहे हैं कैपिटल एम्प्लॉयड का, और सेल्स मैनेजर की बात अगर हम मान लें तो 23% तक कमाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास था पार्ट नंबर ए। अब इसी का ही पार्ट नंबर बी, देखिए
क्वेश्चन बोलता है डिटेल्स अबाउट द सिंगल प्रोडक्ट मार्केटेड बाय अ कंपनी आर एज अंडर। ठीक है, प्रोडक्ट की डिटेल हमें दी है। सेलिंग प्राइस 100 रुपीज, डायरेक्ट मटेरियल 60, लेबर 10 एंड वेरिएबल ओवरहेड 10। नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड इन द ईयर इज 5035। ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट जो सेल की हमने इस साल वो 5035 यूनिट्स हमने सेल की। परसुएंट टू एन एग्रीमेंट रीच्ड विद द एम्प्लॉइज यूनियन। ठीक है, एम्प्लॉइज यूनियन के साथ हमारी एग्रीमेंट हुई। ठीक है, जो एम्प्लॉइज के वेलफेयर के लिए काम करते हैं। देयर वुड बी नेक्स्ट ईयर अ 10% इंक्रीज इन द वेजेस। ठीक है, हमने उनके एम्प्लॉई यूनियन से बात हुई और उनको ये कहा कि ठीक है हम 10% जो है वेजेस नेक्स्ट ईयर से इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, अक्रॉस द बोर्ड फॉर ऑल दोज डायरेक्टली एंगेज्ड इन प्रोडक्शन, मतलब डायरेक्ट लेबर। इन्होंने कहा जो डायरेक्टली प्रोडक्शन में एंगेज्ड है उनके लिए 10% हम इंक्रीज कर देंगे वेजेस, मतलब इस डायरेक्ट लेबर के लिए। हाउ मैनी मोर यूनिट्स हैव टू बी सोल्ड नेक्स्ट ईयर टू मेंटेन द सेम क्वांटम ऑफ प्रॉफिट, मतलब कितनी ज़्यादा यूनिट्स और सेल करनी पड़ेगी अगर हमें सेम प्रॉफिट जो करंट ईयर में हो रहा है वो मेंटेन करना है। ठीक है, पहले तो हमें करंट ईयर का प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, फिर हमें देखना पड़ेगा कितनी यूनिट सेल करनी पड़ेगी। ठीक है, हमें यहाँ पे कहीं भी फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी। फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन हमें नहीं दी है। ठीक है, हम देखते हैं कि हमारा कितने नंबर ऑफ यूनिट्स हमें ज़्यादा सेल करनी पड़ेगी सेम प्रॉफिट को मेंटेन करने के लिए। इसको करने के काफ़ी तरीके हैं। ठीक है, अगर आपको कोई शॉर्टकट पता है तो आप शॉर्टकट से कर सकते हो। मैं इसे पूरा ब्रीफ में एक्सप्लेन करके फिर सोल्व कर रहा हूँ। देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 8 का पार्ट नंबर बी। इसमें हम पहले पार्ट नंबर बी का भी पॉइंट नंबर 1, क्योंकि इसमें 2 पॉइंट्स कवर हैं। ए, कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट प्रॉफिट particulars, details and amount, sales per unit। क्वेश्चन ने सेलिंग प्राइस हमें दिया है, सेलिंग प्राइस है 100 रुपीज़ पर यूनिट। सेलिंग प्राइस 100 रुपीज़ पर यूनिट, यहाँ से लेस करेंगे हम वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। कितनी हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट आएगी? क्वेश्चन कह रहा है कि आपका जो मटेरियल है, मटेरियल की कॉस्ट 60 रुपीज़ पर यूनिट है। देन हमारे पास सेकंड मटेरियल के बाद लेबर। क्वेश्चन कह रहा है लेबर पर यूनिट है आपका 10 रुपीज़। एंड थर्ड वेरिएबल ओवरहेड वेरिएबल ओवरहेड आपका 10 रुपीज़ पर यूनिट। तो कितना होगा ये? 60, 70 एंड 80। ठीक है, अब आपका आएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आएगा? 20 रुपीज़। मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ यूनिट से। नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी थी? 5035। तो हमारे पास आएगा कंट्रीब्यूशन इन रुपीज़। 20 इंटू 5035 करेंगे तो वैल्यू आएगी 1,07,000। यहाँ से लेस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट। क्वेश्चन में फिक्स्ड कॉस्ट कहीं नहीं दी। देखो, पूरे में क्वेश्चन में कहीं फिक्स्ड कॉस्ट नहीं दी और कोई किसी तरह का कोई सोर्स भी नहीं है जहाँ से हम फिक्स्ड कॉस्ट निकाल सके। कोई पीवी रेशियो दिया होता, कोई ब्रेक इवन पॉइंट हमें कुछ दिया होता, कोई भी वे नहीं है यहाँ से फिक्स्ड कॉस्ट को निकालने का।
तो हम कहेंगे कि हमारा जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो नील है। बिजनेस में किसी तरह का कोई फिक्स्ड कॉस्ट नहीं लगता, क्योंकि हमें कोई डिटेल ही नहीं दी फिक्स कॉस्ट की। तो ये हमारे पास आएगा प्रॉफिट। प्रॉफिट आएगा 1,07,000। ठीक है, अब देखिए कैलकुलेशन ऑफ रिवाइज्ड सेल्स। अब हमें रिवाइज्ड सेल निकालनी पड़ेगी टू अचीव सेम प्रॉफिट। अगर हमें सेम प्रॉफिट अचीव करना है तो बताओ कितनी सेल करनी पड़ेगी, कितनी सेल्स करनी पड़ेगी ताकि ये वाला प्रॉफिट अचीव हो सके और 10% हमारी लेबर की कॉस्ट इंक्रीज होने वाली है। देखिए हमारे पास आएगा पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, सेल्स पर यूनिट। सेल्स पर यूनिट हमारी सेम रहने वाली है। क्वेश्चन ने कहा कि आप यूनिट्स बढ़ जाएंगी। क्वेश्चन ने कहा कि कितनी यूनिट्स ज़्यादा सेल करनी पड़ेगी सेम प्रॉफिट मेंटेन करने के लिए। इसका मतलब सेलिंग प्राइस तो सेम रहने वाला है 100 रुपीज़। यहाँ से लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, यहाँ से लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। ये हमारे पास आएगी मटेरियल पर यूनिट सेम लगने वाला है 60। डायरेक्ट लेबर, क्वेश्चन ने कहा है कि डायरेक्ट लेबर 10% से इंक्रीज हो जाएगा, मतलब 10 प्लस 10%, 10 प्लस 10%, ये हो जाएगा 11 रुपीज़। अब लास्ट में हमारे पास है थर्ड पे वेरिएबल ओवरहेड्स। वेरिएबल ओवरहेड्स क्वेश्चन में दिए हैं हमें 10 रुपीज़ पर यूनिट। तो अब मैं कह सकता हूं कि रिवाइज्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, रिवाइज्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आएगा? ये 100 माइनस 60 11, 100 माइनस 60 देन 11 एंड देन 10, ये हो जाएगा 19। तो क्या मैं यहाँ से पीवी रेशियो निकाल सकता हूँ? पीवी रेशियो आएगा आपका 19 डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस कितना था 100 इंटू 100, तो आपका पीवी रेशियो आएगा 19%। तो अब निकलेगी आपकी रिवाइज्ड सेल्स। रिवाइज सेल का फॉर्मूला है प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। ठीक है, तो ये हमारे पास आएगी। प्रॉफिट हमें दिया था 1,07,000 का, जो हमें मेंटेन करना है। ठीक है, कहा था कि जो प्रेजेंट प्रॉफिट है वो मेंटेन करना है, वो था 1,07,000। फिक्स्ड कॉस्ट थी 0 डिवाइड बाय पीवी रेशियो था 19%। तो कितना आएगा ये 1,07,000 डिवाइड बाय 19%, सेल आएगी 5,30,000 की। सेल्स आएगी एग्जैक्ट 530 की। देन मैं कह सकता हूँ रिवाइज्ड नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी आएगी 5,30,000 डिवाइड बाय 100 रुपीज़ पर यूनिट है, तो मेरे पास नंबर ऑफ यूनिट आएगी 5,300। नंबर ऑफ यूनिट आएंगी 5,300। तो मैं कह सकता हूँ परसेंटेज इंक्रीज इन नंबर ऑफ यूनिट्स, कितने नंबर ऑफ यूनिट्स इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो हमारे पास अभी रिवाइज जो है वो 5,300 मेंटेन करनी पड़ेगी सेम प्रॉफिट के लिए। एंड अभी जो हम सेल कर रहे थे वो था 5035 डिवाइड बाय 5035 मल्टीप्लाई बाय 100। 5,300 माइनस 5035 डिवाइड बाय 5035 मल्टीप्लाई बाय 100, हमें हमारी यूनिट्स 5.26% से इंक्रीज करनी पड़ेगी। ठीक है, एंड नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी इंक्रीज होगी
नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी इंक्रीज्ड, कितनी नंबर ऑफ यूनिट्स इंक्रीज करनी पड़ेंगे? 5300 अब हमें चाहिए, और पहले थी 5035। 5300 माइनस 5035, ये आएगी आपकी 265 यूनिट्स। ठीक है, मतलब आपको लेबर में अगर 10% इंक्रीज करना है तो आपको 265 यूनिट इंक्रीज करनी पड़ेगी ताकि सेम प्रॉफिट मेंटेन हो सके। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ध्यान में रखेगा कि लेबर यूनियन के साथ उनकी बात हुई है, 10% वो लेबर को बढ़ाएंगे तो उनका फोकस ये रहेगा कि 265 यूनिट्स भी हम सेल की इंक्रीज करें, तो हमारा जितना हम 10% उनको एक्स्ट्रा देंगे लेबर को, वो सेट ऑफ हो पाएगा। ठीक है, चलिए ये था हमारे पास पॉइंट नंबर ए। अब हमारे पास आएगा पॉइंट नंबर बी। पॉइंट नंबर बी बोलता है और एल्स, या फिर या तो पहले वाला या फिर बाय व्हाट परसेंटेज द सेलिंग प्राइस हैज टू बी रेज्ड टू मेंटेन द सेम पीवी रेशियो। हमें सेम पीवी रेशियो मेंटेन करना है, बताओ कितना परसेंट से हमारा सेलिंग प्राइस हम इंक्रीज कर दें। हमें सेम पीवी रेशियो मेंटेन करना है। देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चन है। अगर कोई सोच के इसको थोड़ा सा लॉजिकली वे में सोच के करेगा तो बिल्कुल इजी हो जाएगा। पीवी रेशियो सेम मेंटेन करना है, तो मैं कह सकता हूँ पॉइंट नंबर 2। तो मैं कहता हूँ कि प्रेजेंट पीवी रेशियो क्या है? तो हमारी सेल्स है 100 रुपीज़ पर यूनिट, डिवाइड माइनस 60, 10 एंड 10, ये मेरी वेरिएबल कॉस्ट है, तो ये कितनी होगी? 60, 70 80 रुपीज़। तो ये आएगा कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100, ये आएगा आपके पास 20%। प्रेजेंट पीवी रेशियो आपका 20% है, और आपको यही 20% जो है मेंटेन करना है दोबारा से जब आपकी लेबर 10% से बढ़ जाएगी। तो मैं कह सकता हूँ कि कैलकुलेशन ऑफ रिवाइज्ड सेलिंग प्राइस कैसे करोगे बताओ? मैं कहता हूं कि सेल्स इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, सेल्स हमारा वेरिएबल कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन के बराबर होता है। जब आप सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन आएगा। तो मैं कहता हूँ वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन को जोड़ दूँ तो मेरी सेल्स आएगी। अगर सेल्स मेरी 100% है, वेरिएबल कॉस्ट हमें पता नहीं प्लस, और पीवी रेशियो 20% मेंटेन करना है, मतलब कंट्रीब्यूशन जो वो सेल्स का 20% मेंटेन हो। पीवी रेशियो का फॉर्मूला पता है ना सभी को, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स। तो कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स करूँ तो 20% आना चाहिए, ये हमें मेंटेन करना है प्रेजेंट पीवी रेशियो। इसका मतलब मेरे को वेरिएबल कॉस्ट चाहिए, तो मैं कह सकता हूँ वेरिएबल कॉस्ट 80% होगी, बैलेंसिंग फिगर इन दोनों का डिफरेंस, तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट 80% होगी। अब देखो मेरी वेरिएबल कॉस्ट सेल्स का 80% है, तो मैं कहता हूं कि रिवाइज्ड वेरिएबल कॉस्ट आपको निकालनी है। अब रिवाइज्ड वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? मटेरियल तो लगने वाला है सेम, कितना था? 60 रुपीज़ पर यूनिट। लेबर अभी 10 रुपीज़ पर यूनिट था, पर वो 10% से इंक्रीज हो जाएगा, तो ये आएगा 11 रुपये पर यूनिट। एंड हमें दिया था वेरिएबल ओवरहेड्स जिसमें कोई भी इंक्रीज नहीं था, ये था 10 रुपीज़ पर यूनिट। तो टोटल रिवाइज्ड वेरिएबल कॉस्ट कितनी आएगी? 60 प्लस 11 प्लस 10, ये आएगा 81। अगर मेरी वेरिएबल कॉस्ट 81 है और वेरिएबल कॉस्ट सेल्स का 80% है, तो मैं सेल्स निकाल सकता हूँ। रिवाइज्ड सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना निकलेगा? 81 डिवाइड बाय 80%, क्योंकि जो मेरी वेरिएबल कॉस्ट है वो सेल्स का 80% है। अगर मैं इसे डिवाइड कर दूँ 80% से तो 100% आ जाएगा।
100% हमारी सेल्स है, 81 डिवाइड बाई 80% करें तो आएगा 101.25, 101.25। तो अब इसने क्या पूछा हमसे, परसेंटेज इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस बताओ। तो मैं कह सकता हूँ परसेंटेज इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस। पार्ट ए में हमसे पूछा था कि नंबर ऑफ यूनिट हम इंक्रीज करेंगे, सेलिंग प्राइस सेम रखेंगे। पार्ट ए में हमसे पूछा था इसके कि हम सेलिंग प्राइस को तो हम सेम रखेंगे पर यूनिट्स बढ़ा देंगे। बताओ उस 10% इंक्रीज को सेट ऑफ करने के लिए कितनी ज़्यादा यूनिट्स मेरे को सेल करनी पड़ेगी। पार्ट बी बोलता है कि हम हमारा यूनिट्स तो सेम रखेंगे, पार्ट बी बोलता है हम यूनिट्स तो सेम रखेंगे पर सेलिंग प्राइस बढ़ा देंगे ताकि उस 10% को सेट ऑफ किया जा सके। तो बताओ कितना परसेंट हम प्राइस बढ़ाएं कि वो 10% जब हम लेबर की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो उसको सेट ऑफ किया जा सके। तो मैं कह सकता हूँ कि अब हमारा सेलिंग प्राइस होगा 101.25 एंड पहले था 100, देन डिवाइड बाय 100, पुराने वाला सेलिंग प्राइस जो हमारा पहले था उससे डिवाइड करेंगे क्योंकि इसके ऊपर ही तो बढ़ाएंगे, एंड मल्टीप्लाई बाय 100, ये आएगा 1.25%। तो हमें हमारा सेलिंग प्राइस 1.25% से बढ़ाना पड़ेगा अगर हमें जो 10% हम लेबर की कॉस्ट इंक्रीज कर रहे हैं उसको सेट ऑफ करना है, तो सेम प्रॉफिट मेंटेन करना है। तो इसमें किसी तरह कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये हमारे पास इलस्ट्रेशन नंबर 8 कवर हो चुका है पूरा, ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं था। अगर आप थोड़ा सा लॉजिकली सोच के चलते तो बिल्कुल आराम से सोल्व हो सकता है ये। चलो हम नेक्स्ट इलस्ट्रेशन की तरफ मूव करेंगे। किसी को अगर नोट करना है तो नोट कर सकता है। ठीक है, पहले प्रेजेंट पीवी रेशियो निकाला, फिर हमें ये पीवी रेशियो मेंटेन करना था तो इसकी वजह से हमने वेरिएबल कॉस्ट निकाल ली। टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो हमारे सेल्स का 80% है, तो अब ये वाली वेरिएबल कॉस्ट लगेगी और ये सेल्स का 80%, तो सेल्स कितनी होगी और सेलिंग प्राइस कितना इंक्रीज होगा पुराने वाले के कंपैरिजन में 1.25%। इलस्ट्रेशन नंबर 9 देखते हैं। देखिए, SU लिमिटेड प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट्स। SU लिमिटेड 3 प्रोडक्ट्स बनाते हैं, A, B एंड C। द बजटेड प्रोडक्शन कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस फॉर द नेक्स्ट ईयर आर एज अंडर। ठीक है, बजटेड प्रोडक्शन कितनी है, कॉस्ट कितनी है और सेलिंग प्राइस वो हमें दी। डायरेक्ट मटेरियल दिया 24 पर यूनिट, 16 पर यूनिट, 12 पर यूनिट। डायरेक्ट वेजेस, डिपार्टमेंट रेट पर आवर। ठीक है, मतलब हमारे जो वेजेस हैं, हमारे लेबर अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करते हैं, वो डिपार्टमेंट रेट पर आवर दिया है। देखिए, ये है हमारे पास डिपार्टमेंट 1 एंड डिपार्टमेंट 2। यहाँ पे 3 घंटे लगते हैं एक यूनिट को बनाने में और 4 रुपीज़ पर आवर हमें देना पड़ता है। ठीक है, 4 रुपीज़ पर आवर लगता है और 3 घंटे लगते हैं हमारे पास प्रोडक्ट एक यूनिट को बनाने के लिए। ये प्रोडक्ट ए है, ये प्रोडक्ट बी एंड ये प्रोडक्ट सी। 4 घंटे लगते हैं 4 रुपये पर घंटे के अकॉर्डिंग। 5 घंटे लगते हैं डिपार्टमेंट 1 में प्रोडक्ट बी की यूनिट बनाने में। ठीक है, सिमिलरली ऐसे लगता है डिपार्टमेंट नंबर 2 में प्रोडक्ट ए के 3 घंटे लगते हैं और 2 रुपये पर आवर के अकॉर्डिंग। ठीक है, बजटेड प्रोडक्शन, जितना हमने सोचा था, जितना हमने बजट किया था, वो क्या था कि 10,000 यूनिट्स बनेंगी ए की, 12,000 बी की एंड 20,000 सी की। मैक्सिमम पॉसिबल सेल्स, हम जो मैक्सिमम कितना सेल्स कर सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन तो हमने इतना किया था कि बजटेड 10,000 बनाएंगे, पर लेकिन हमें देखो साल के स्टार्टिंग में हम सोच रहे हैं कि इतने यूनिट्स बनाएंगे, पर सोच के देखो साल का मान के चलो अप्रैल के स्टार्ट में हमने ये सोचा कि इतने यूनिट बनाएंगे। अप्रैल महीना गया, मई महीना स्टार्ट हुआ, मई महीने में हमने देखा कि नहीं, इसकी 10,000 हमने बजट किया, 12,000 की हम बेच सकते हैं, 12,000 हम बेच सकते हैं। तो ये कह रहा है कि मैक्सिमम सेल्स हम इन यूनिट्स की इतनी कर सकते हैं। बजट इतने का था, हमने सोचा इतने का था, पर मार्केट की कंडीशन को आज के टाइम में देखते हुए हमें लगता है कि नहीं इतनी यूनिट्स बिक जाएंगी। सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 75, 105 एंड 60। वेरिएबल ओवरहेड रिकवर्ड एट 100% ऑफ डायरेक्ट वेज। जो डायरेक्ट वेज की कॉस्ट लगने वाली है उसका 100% हमारा वेरिएबल ओवरहेड लगता है डिपार्टमेंट 1 में, एंड डिपार्टमेंट 2 में 50% ऑफ डायरेक्ट वेज। ठीक है, फिक्स्ड ओवरहेड 5 लाख रुपए की है। देखिए, डायरेक्ट लेबर आवर इन डिपार्टमेंट 1,
डिपार्टमेंट 1 में जो डायरेक्ट लेबर आवर है वो है शॉर्ट सप्लाई, मतलब लिमिटिंग फैक्टर डिपार्टमेंट 1 है। यहाँ पे जो लेबर आवर है वो लिमिटेड है। एंड द बस्टेड वॉल्यूम ऑफ आउटपुट एनविसगेज फुल यूटिलाइजेशन ऑफ द अवेलेबल डायरेक्ट लेबर आवर। और कह रहा है कि जो ये बस्टेड नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, जो ये बजटेड नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, ये इस बात को डिनोट करती हैं कि इतने आवर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, इतने आवर्स हम यूटिलाइज कर सकते थे। इसका मतलब बस्टेड प्रोडक्शन से हम निकाल सकते हैं कि टोटल आवर्स हमारे पास अवेलेबल कितने हैं। ठीक है, खुद कह रहा है कि बस्टेड वॉल्यूम जो है वो डिनोट कर रही है कि आपके पास अवेलेबल आवर्स कितने हैं, अवेलेबल डायरेक्ट लेबर आवर्स कितने हैं, ये बस्टेड वॉल्यूम बता रही है। ठीक है, अभी निकालेंगे। इन डिपार्टमेंट 2 द कंपनी हैज कमिटेड टू एंगेज द वर्कर्स टू द एक्सटेंट ऑफ द डायरेक्ट लेबर आवर्स रिक्वायर्ड फॉर द बजटेड वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, ये कह रहा है कि डिपार्टमेंट 2 में कंपनी ने कमिट किया है कि वो एंगेज करेंगे वर्कर्स को टू द एक्सटेंट ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स रिक्वायर, जितने डायरेक्ट लेबर आवर रिक्वायर हैं बजटेड वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन को बनाने के लिए। देखते हैं इसका क्या रिक्वायरमेंट आगे। शुड अ चेंज इन द प्रोडक्ट मिक्स बी डिजायर द कंपनी कैन एंगेज एडिशनल डायरेक्ट लेबर आवर रिक्वायर्ड इन डिपार्टमेंट। देखो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि डिपार्टमेंट 1 में आवर्स हमारे लिमिटेड है, फिर बाद में क्वेश्चन कह रहा है डिपार्टमेंट जो 2 है उसमें भी हमारे आवर्स उतने ही अवेलेबल हैं जितने हमने बजट किए हैं, मतलब दोनों में आवर्स लिमिटेड है। पर क्वेश्चन बाद में कह रहा है कि डिपार्टमेंट 2 में हम एडिशनल वर्कर ला सकते हैं काम को करवाने के लिए, पर डिपार्टमेंट 1 में एडिशनल वर्कर्स नहीं आ सकते। इसका मतलब अगर डिपार्टमेंट 2 में जितनी यूनिट्स हमें चाहिए हम पूरी बना सकते हैं। ठीक है, जितने आवर्स हमारे पास अवेलेबल है वो तो हम यूटिलाइज कर लेंगे, प्लस जितने और चाहिएंगे वो हम बाहर से वर्कर से काम करवा लेंगे। डिपार्टमेंट 2 लिमिटिंग फैक्टर नहीं है, वहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है, खुद के आवर्स अवेलेबल है हमारे, और हम बाहर से काम करवा सकते हैं अगर रिक्वायरमेंट होगी तो। ठीक है, डिपार्टमेंट वन में कह रहा है कि जितने आवर्स हमने बजट किए थे उतने ही अवेलेबल है, उससे ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, ना ही कोई बाहर से वर्कर आ सकता है। इसका मतलब डिपार्टमेंट 1 लिमिटिंग फैक्टर है। डिपार्टमेंट 2 पे हम पूरी यूनिट्स बना सकते हैं जितनी चाहें। देखिए, द कंपनी कैन एंगेज एडिशनल डायरेक्ट लेबर आवर रिक्वायर्ड इन डिपार्टमेंट 2 में वो एडिशनल डायरेक्ट लेबर आवर लेके आ सकते हैं अगर रिक्वायरमेंट पड़ती है तो, नॉर्मल रेट के ऊपर से मिल जाएंगे वो भी। But any portion of the direct labor hour of Department 2 rendered surplus by reason of a change in the present product mix have to be paid by the company as idle wages। देखो इसमें कह रहा है कि अगर जो डायरेक्ट लेबर आवर्स है डिपार्टमेंट 2 के, अगर रेंडर की उन्होंने कोई सरप्लस बाय रीजन ऑफ चेंज इन प्रेजेंट, देखो ये कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर डिपार्टमेंट टू में मान के चलो आप 12,000 यूनिट्स बना रहे हो। देखो यहाँ का ये क्या क्या आपने 12,000, आपने बजट किया था 10,000 का, अब आप मान के चलो 12,000 के अकॉर्डिंग आप वर्कर ले, 10,000 की तो आपकी कैपेसिटी है डिपार्टमेंट 2 में बनाने की। क्वेश्चन कह रहा है कि जितने आपके बजटेड प्रोडक्शन है उतने ही आवर्स अवेलेबल हैं, तो डिपार्टमेंट 2 में 10,000 के यूनिट्स के अकॉर्डिंग आवर्स अवेलेबल होंगे। अब आप कह रहे हो 12,000 की हम सेल करेंगे, अब आप 12,000 की सेल करने के लिए 10,000 यूनिट्स तो अपने यहाँ बना सकते हो, अवेलेबल कैपेसिटी है। एडिशनल 2,000 यूनिट्स बनाने के लिए आप बाहर से वर्कर लाए। अगर बाद में आपने ये कहा कि नहीं हम 12 नहीं वापस 10 ही बनाएंगे, और 2,000 यूनिट्स एक्स्ट्रा बनाने के लिए जो बाहर से वर्कर आए थे अब उनको कह रहे हो कि नहीं आप जाओ हम उतनी ही यूनिट्स बनाएंगे। एक बार अगर आपने वर्कर्स को बुला लिया और उनसे काम नहीं करवाया तो उनको पैसे देने पड़ेंगे, उसे हम बोलेंगे आइडल वेजेस। चाहे वो खाली बैठें, आप उनसे यूनिट्स ना बनवाओ, पैसे देने हैं तो उन्हें देने ही पड़ेंगे। एक बार अगर आप वर्कर ले आए तो उन्हें खाली नहीं भेजोगे, ये कह के नहीं भेज सकते कि नहीं अब हम यूनिट्स इतनी नहीं बनाएंगे तो कोई पैसे नहीं मिलेंगे तुम जाओ, ऐसा नहीं कह सकते। ठीक है, अगर वर्कर एक बार आ गया तो उसे चाहिए आइडल खाली बैठने के पैसे देने पड़े, आपको देने पड़ेंगे अगर बाहर से एक बार आप वर्कर ले आए डिपार्टमेंट 2 में। ठीक है, इन व्यू ऑफ द कमिटमेंट ऑलरेडी मेड, ठीक है उन्होंने कमिटमेंट किया है, मतलब बाहर से जब हम वर्कर लेके आ रहे हैं तो उनको ये बात कह के ला रहे हैं कि तुमसे काम करवाएंगे, अगर तुम्हारी ज़रूरत नहीं पड़ी, अगर तुमसे काम नहीं करवाना पड़ा हमें तो तुम्हें खाली बैठने के भी पैसे दे देंगे, बस तुम चलो ऑर्गेनाइजेशन में एक बार। ठीक है, प्रेजेंट करो स्टेटमेंट शोइंग द बजटेड प्रॉफिटेबिलिटी, आप बताओ बजटेड प्रॉफिट कितना होगा, एंड सेट करो ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स एंड वर्क आउट द ऑप्टिमम प्रॉफिट आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द आइडल टाइम वेजेस इफ एनी पेबल इन डिपार्टमेंट 2। ठीक है, आप करो सेट करो ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स एंड वर्कआउट करो ऑप्टिमम प्रॉफिट कितना होगा। एक तो आपको प्रोडक्ट मिक्स बनाना है, एक आपको प्रॉफिट निकालना है, ये कंसिडरेशन करते हुए कि आइडल टाइम वेजेस आप कितनी दोगे डिपार्टमेंट 2 में। ठीक है, अभी निकालते हैं इसको भी कितना क्या हमें रिक्वायरमेंट होगी। अभी हम निकालते हैं कि बजटेड प्रॉफिट हमारा कितना आएगा।
ये है हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 9। इलस्ट्रेशन नंबर 9 का पॉइंट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ बजटेड प्रॉफिट। पर्टिकुलर्स, देन आएंगे हमारे पास प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी एंड टोटल। हमारे पास दिया सेल्स पर यूनिट, सेल्स पर यूनिट। क्वेश्चन में दिया है हमें सेलिंग प्राइस 75, 105 एंड 60। 75, 105 एंड 60। अब देखिए लेस, यहां से हम लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में हमें जो फर्स्ट दी है वो हमें दी है मटेरियल की कॉस्ट। ये मटेरियल की कॉस्ट, मटेरियल की कॉस्ट। उसके बाद हमें दी है मटेरियल की कॉस्ट कितनी दी है 24, 16 एंड 12। देन सेकंड है हमारे पास वेजेस। वेजेस हमें दी है डिपार्टमेंट नंबर 1 में एंड डिपार्टमेंट नंबर 2 में। डिपार्टमेंट 1 में बोल रहा है कि एक यूनिट को बनाने के लिए 3 घंटे चाहिए और 1 घंटे पे लगेंगे 4 रुपये पर आवर। तो मैं कह सकता हूँ एक यूनिट को बनाने में 12 रुपये की कॉस्ट लगेगी, 4 रुपये पर आवर और 3 घंटे लगने वाले हैं एक यूनिट को बनाने। इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 3 जा 12, तो एक यूनिट को बनाने के लिए 12 रुपीज़ की कॉस्ट लगेगी। और सिमिलर यहाँ पे 20 रुपीज़ की कॉस्ट लगेगी। ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई करूंगा मैं इनको। यहाँ पे 2 रुपीज़ पर आवर और 3 लगने वाले हैं, तो मैं कहूँगा 6 रुपीज़ पर यूनिट की कॉस्ट लगेगी। ये आवर्स दिए हैं और ये पर आवर्स की कॉस्ट, 1 घंटे की कॉस्ट। तो मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो पर यूनिट की कॉस्ट आएगी। तो डिपार्टमेंट 1 में हमारे पास आएगी, ये आएगी 12 रुपीज़ की कॉस्ट। देन ये हमारे पास आएगी 20 रुपीज़। देन 2.5 इंटू 4, 10 रुपीज़। देन सिमिलरली 6 रुपीज़, 16 रुपीज़। देन हमारे पास है 12 रुपीज़। देन हमारे पास थर्ड वेरिएबल ओवरहेड। वेरिएबल ओवरहेड्स, वेरिएबल ओवरहेड्स में कितनी कॉस्ट आएगी हमारे पास? क्वेश्चन ने दिया है कि वेरिएबल ओवरहेड डिपार्टमेंट 1 में डायरेक्ट वेजेस का 100% और डिपार्टमेंट 2 में डायरेक्ट वेज का 50%। तो वेरिएबल ओवरहेड ये आएगी डिपार्टमेंट 1 में एंड डिपार्टमेंट 2 में। डिपार्टमेंट 1 में वेजेस का 100% मतलब 12, 20 एंड 10 एंड डिपार्टमेंट 2 का 50% मतलब 3, 8 एंड 6। ठीक है, उसके अलावा कोई वेरिएबल कॉस्ट हमें नहीं दी, तो हमारे पास आएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आएगा? 75 माइनस 24 माइनस 12, 6, 12 एंड 3, 18। देन 105 माइनस 16 माइनस 20 माइनस 16 माइनस 20 माइनस 8, ये आएगा 25। देन 60 माइनस 12 माइनस 10 माइनस 12, 10 एंड 6, वैल्यू आएगी 10। ठीक है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। क्वेश्चन ने पूछा था हमसे, आप बताओ स्टेटमेंट बताओ बजटेड प्रॉफिट कितना है। तो मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा बजटेड यूनिट से इनटू बजटेड यूनिट्स। बजटेड यूनिट्स कितनी दी थी क्वेश्चन में?
10,000, 12,000 एंड 20,000। तो ये आएगा कॉन्ट्रीब्यूशन इन रुपीज, कॉन्ट्रीब्यूशन इन रुपीज। तो कितना आएगा ये 10,000 इंटू 18, 1,80,000। देन 12,000 इंटू 25, वैल्यू आएगी 3 लाख। देन इधर 2 लाख। टोटल कितना आएगा 3 लाख प्लस 2 लाख प्लस 180, ये आएगा 680। तो टोटल आएगा 680, 680। ठीक है, यहाँ थोड़ी सी स्पेस की प्रॉब्लम है, ये 680 यहाँ आएगा 680। देन इसमें से हम रिड्यूस करेंगे, लेस करेंगे फिक्स कॉस्ट। क्वेश्चन में दिया था फिक्स कॉस्ट 5 लाख की है, फिक्स कॉस्ट 5 लाख। तो हमारे पास आएगा प्रॉफिट कितना आएगा 1,80,000 का। तो बजटेड प्रॉफिट जो है वो 180 का है। ये देखिए बजटेड प्रॉफिट है 180 का। ठीक है, ये था हमारा पार्ट नंबर ए। अब पार्ट नंबर बी क्या डिमांड कर रहा है हमसे, देखिए पार्ट बी बोलता है सेट करो ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स एंड वर्कआउट करो ऑप्टिमम प्रॉफिट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन आइडल टाइम वेजेस को भी आप कंसिडरेशन में लो इफ एनी अगर पेबल है डिपार्टमेंट 2 में। देखो डिपार्टमेंट 2 में हमारे पास जितने आवर्स हमें चाहिए वो मिल जाएंगे। डिपार्टमेंट 2 हमारे पास लिमिटिंग फैक्टर नहीं है, हमारे पास डिपार्टमेंट 1 जो है वो लिमिटिंग फैक्टर है। तो मुझे यहाँ निकालना पड़ेगा कॉन्ट्रीब्यूशन पर डायरेक्ट लेबर आवर्स इन डिपार्टमेंट 1, क्योंकि डिपार्टमेंट 1 में आवर्स लिमिटेड है, 2 में लिमिटेड नहीं है। 2 में जितने हमारे पास अवेलेबल है वो तो हम यूटिलाइज कर सकते हैं, और बाकी कुछ बाहर से अगर रिक्वायरमेंट पड़ती है तो वो लेके आ सकते हैं। तो डिपार्टमेंट 2 में आवर्स की कोई कमी नहीं है। देखो पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 का ए, कैलकुलेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर इन डिपार्टमेंट 1, क्योंकि डिपार्टमेंट 1 में ही हमारे आवर्स लिमिटेड हैं। कैसे निकलेगा, देखो पर्टिकुलर्स प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी एंड प्रोडक्ट सी। हमारे पास था कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो हमने कैलकुलेट किया था पीछे। ये कितना था 18, 25 एंड 10। 18, 25 एंड 10। अब हम इसे करेंगे डिवाइड बाय नंबर ऑफ आवर्स इन डिपार्टमेंट 1 पर यूनिट। एक यूनिट को बनाने में कितने घंटे लगते हैं, ये देखो डिपार्टमेंट 1 में, ये डिपार्टमेंट 1 है, डिपार्टमेंट 1 में एक यूनिट को बनाने में लगते हैं 3 घंटे, 5 घंटे और 2.5 घंटे। 3 घंटे, 5 घंटे और 2.5 घंटे। तो ये आएगा आपका कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर, कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर इन डिपार्टमेंट 1। ये कितना आएगा, अब 18 डिवाइड बाय 3 ये आएगा 6, 25 डिवाइड बाय 5 आएगा 5 एंड 10 डिवाइड बाय 2.5 वैल्यू आएगी 4। तो हम इसको करते हैं रैंकिंग। हम पहले प्रोडक्ट ए बनाएंगे, फिर प्रोडक्ट बी बनाएंगे, फिर प्रोडक्ट सी बनाएंगे। ठीक है, जिसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा पहले उसे बनाएंगे। अब देखिए कैलकुलेशन ऑफ टोटल
अवेलेबल आवर्स, टोटल अवेलेबल आवर्स इन डिपार्टमेंट 1। डिपार्टमेंट 1 में अवेलेबल आवर्स कितने हैं? देखो हमारे पास है पर्टिकुलर्स, टोटल, देन प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी एंड प्रोडक्ट सी। क्वेश्चन कह रहा था जो आवर्स हमने बजटेड यूनिट्स के ऊपर हैं, मतलब जितनी हमने बजटेड यूनिट्स बनाई हुई हैं, क्वेश्चन कह रहा था जितनी बजटेड यूनिट्स हमने डिसाइड की हुई हैं, ये हमने डिसाइड की हुई है जितने आवर्स हमारे पास अवेलेबल है उसके बेस पे हमने बजट बनाया था। कि बजट आप क्या सोच के बनाते हो? जितने घंटे आपके पास अवेलेबल है, जितने घंटे काम हो सकते हैं, उसके बेस पे तो बजट बनाते हो। तो ये बजट बनाया हुआ है नंबर ऑफ आवर्स अवेलेबल के बेस पे। तो मैं कह सकता हूँ नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ बजटेड यूनिट्स। ए के केस में थी बजटेड यूनिट्स 10,000 की, देन 12,000, देन है हमारे पास 20,000। ये है बजटेड यूनिट्स इनटू आवर्स पर यूनिट। एक यूनिट को बनाने में कितने घंटे चाहिए? ए में चाहिए था हमें 3, 5 एंड 2.5। तो मैं इसे कह सकता हूँ कि आवर्स अवेलेबल, आवर्स अवेलेबल कितने हैं डिपार्टमेंट 1 में? ये आएगा 30,000, 12,000 इंटू 5, ये आएगा 60,000, देन 20,000 इंटू 2.5, 50,000। टोटल कितना आएगा? 50,000 प्लस 60,000 प्लस 30,000, 140। तो हमारे पास जो टोटल आवर्स अवेलेबल है वो 140 आवर्स अवेलेबल है डिपार्टमेंट 1 में। अब हम करते हैं सी, एलोकेशन ऑफ अवेलेबल आवर्स। अवेलेबल आवर्स कितने हैं उनको एलोकेट करना है हमें। देखो हमारे पास है टोटल आवर्स अवेलेबल, टोटल आवर्स अवेलेबल कितने निकाले थे हमने? 140। अब हम करते हैं लेस आवर्स एलोकेटेड टू। किसको एलोकेट करेंगे? हमने प्रायोरिटी किसको दी थी? पहले हम बनाएंगे प्रोडक्ट ए के। देखो पहले प्रोडक्ट ए को प्रायोरिटी है, फिर बी को, फिर सी को। ठीक है, डिपार्टमेंट 1 के आवर्स के अकॉर्डिंग हमने निकाला था। चलो आवर्स एलोकेट करते हैं प्रोडक्ट ए को। प्रोडक्ट ए की हमारी अब निकालेंगे डिमांड के अकॉर्डिंग। देखो बजटेड से तो हमें ये निकालना था कि हमारे पास आवर्स अवेलेबल कितने हैं। अब डिमांड से सेल्स कितनी होगी? 12,000 की। अगर हमें प्रोडक्ट ए के 12,000 यूनिट्स बेचने हैं और पर यूनिट हमें लगने वाले हैं 3 घंटे, तो टोटल आवर्स कितने लगेंगे? 12,000 इंटू 3, 36,000। बैलेंस आवर्स कितने बचेंगे? 1,04,000। नाउ लेस आवर्स एलोकेटेड टू बी। ठीक है, जैसे हमने रैंकिंग की थी उसके अकॉर्डिंग हम एलोकेट कर रहे हैं। बी की यूनिट्स की कितनी सेल होगी? बी की यूनिट्स की सेल होगी 16,000 की। तो 16,000 यूनिट्स पर यूनिट को बनाने में लगता है 5 रुपीज़ पर आवर, सॉरी 5 आवर्स पर यूनिट। 16,000 इंटू 5, 80,000 आवर्स। तो जो बैलेंस आवर्स होंगे, बैलेंस आवर्स अलॉटेड टू सी, बैलेंस आवर्स हम सी को पकड़ा देंगे कि आपकी इतनी यूनिट्स बन सकती हैं। माइनस 1,04,000, 24,000। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा था अब निकालो ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स। तो हम कहते हैं अब हमने आवर्स को एलोकेट किया था, ये था पॉइंट नंबर बी, पॉइंट नंबर सी एंड पॉइंट नंबर डी। अब हम करते हैं कैलकुलेशन ऑफ ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स।
हम कहेंगे पर्टिकुलर्स, प्रोडक्ट है हमारे पास ए, बी एंड सी। हम कहेंगे आवर्स एलोकेटेड, कितने आवर्स हमने इनको एलोकेट किए। प्रोडक्ट ए को हमने दिए 36,000 आवर्स, प्रोडक्ट बी को हमने दिए 80,000 एंड प्रोडक्ट सी को हमने दिए 24,000 आवर्स। हम करेंगे डिवाइड बाय आवर्स पर यूनिट। एक यूनिट को बनाने में कितने घंटे लगते हैं, यहाँ पे लगते हैं 3, यहाँ पे लगते हैं 5 एंड यहाँ पे लगते हैं 2.5। तो मैं कहूँगा नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी आएंगी, ठीक है। इतने आवर्स एलोकेट किए और एक यूनिट को बनाने में इतने घंटे लगते हैं, तो नंबर ऑफ यूनिट आएगी 36,000 डिवाइड बाय 3, ये आएगी 12,000, ये आएगी 16,000 एंड ये आएगी 24,000 डिवाइड बाय 2.5, 9,600। ये इतने यूनिट्स हम मैन्युफैक्चर करेंगे। अब हम करते हैं कैलकुलेशन ऑफ आइडल आवर्स। हम कैलकुलेट करेंगे डिपार्टमेंट 2 में आइडल आवर्स कितने होने वाले हैं। आइडल आवर्स इन डिपार्टमेंट 2, डिपार्टमेंट 2 में आइडल आवर्स कितने होने वाले हैं। पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। डिपार्टमेंट 2 में पहले निकालते हैं हम टोटल आवर्स अवेलेबल कितने हैं। टोटल आवर्स अवेलेबल, हो सकता है कि क्या पता है आवर्स कुछ आइडल भी आ जाए और क्या पता हमें बाहर से बंदे लेने की जरूरत पड़ जाए, कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। अभी अगर मान लो जितने आवर्स अवेलेबल है अगर उनमें ही काम चल जाए, बल्कि उन जितने आवर्स अवेलेबल है उनसे कम में ही काम चल जाए, तो हम कहेंगे बैठे हुए जो वर्कर्स उनको फ्री में वेजेस दे रहे हैं वो आइडल है, ठीक है। देखो कैसे, अवेलेबल कितने, ए बी एंड सी, ठीक है। पर एक यूनिट को बनाने में कितने आवर्स लगते हैं प्रोडक्ट डिपार्टमेंट 2 में। डिपार्टमेंट 2 में 3, 8 एंड 6, 3, 8 एंड 6 इनटू में नंबर ऑफ बजटेड यूनिट्स, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा कि जितने हमारे आवर्स अवेलेबल है ना उसके बेस पे हमने बजट बनाया हुआ है, तो बजटेड यूनिट्स कितनी है, तो हमारे पास आवर्स अवेलेबल आ जाएंगे। यहाँ पे थी बजटेड प्रोडक्शन 10,000, 12 एंड 20, 10,000, 12,000 एंड 20,000, तो कितनी आएगी 3 इंटू 10,000, 30,000, 30,000, देन 12,000 इंटू 8 वैल्यू आएगी 96,000 की, देन 20,000 इंटू 6 1,20,000। तो मैं कह सकता हूँ कि आवर्स अवेलेबल, हमारे पास आवर्स अवेलेबल कितने हैं डिपार्टमेंट 2 में, 120 प्लस 96 प्लस 30, ये है 246 आवर्स हमारे पास अवेलेबल हैं। अगर जितने आवर्स अवेलेबल हैं उसमें से अगर मैं लेस कर दूं, उसमें से मैं लेस कर दूं आवर्स यूटिलाइज्ड, जितने आवर्स मैं यूटिलाइज करने वाला हूं अगर मैं उन आवर्स को लेस कर दूं, तो हमारे पास आएंगे आइडल आवर्स कितने हैं। प्रोडक्ट ए, बी और सी, ए की हम कितनी यूनिट्स बनाएंगे अभी हमने निकाला, ए की बनाएंगे 12,000, 16,000 बी की और 9,600 सी की। तो 12,000, 16,000 एंड 9,600, एक यूनिट को बनाने में डिपार्टमेंट 2 में आवर्स कितने लगते हैं, 3, 8 एंड 6, 3, 8 एंड 6, ये हमारे पास आएंगे आवर्स यूटिलाइज्ड। ये आएगा 36,000, ये आएगा 16,000 इंटू 8 128, देन 9,600 इंटू 6, ये आएगा 57,600। इतने आवर्स हम यूटिलाइज करेंगे, प्लस 128 प्लस 36, 221,600, और हमारे पास अवेलेबल आवर्स कितने थे, अवेलेबल थे 246।
हम इसमें से माइनस करेंगे 246, तो आएगा 24,400 आइडल आवर्स। कैसे निकाला? टोटल आवर्स अवेलेबल कितने हैं डिपार्टमेंट टू में आवर्स अवेलेबल कितने हैं, उसमें से माइनस करेंगे कितने आवर्स हम यूटिलाइज कर रहे हैं। मतलब टोटल आवर्स 240 अवेलेबल हैं, उसमें से 2,21,600 आवर्स ऐसे हैं जिन पे काम हुआ, इतने घंटे काम हुआ, और इतने घंटे कुछ काम नहीं हुआ। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर कुछ आवर्स, जिन आवर्स पे काम नहीं हुआ उनको हम बाहर नहीं निकालेंगे। ऐसे नहीं कहेंगे वर्कर को कि तुम इतने घंटे खाली बैठे हो, इसकी तुम्हें वेजेस नहीं मिलेंगी। वर्कर कहेंगे तुम्हारी गलती है ऑर्गेनाइजेशन की कि तुम हमसे काम निकलवाने के लिए लाए थे, तुम्हारी दिक्कत है, तुम्हारे पास काम है या नहीं, हमें हमारी वेजेस से मतलब है। तो 24,400 जो आवर्स जो आइडल हैं, इनके ऊपर भी उन्हें पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन में कहा था कि नॉर्मल रेट से हम उन्हें पेमेंट करेंगे। क्वेश्चन ने लिखा भी था, ये देखो, किसी भी तरह के कोई आइडल वेजेस है तो उन्हें हम पे करेंगे नॉर्मल रेट से। ये देखो, ये रहा, डिपार्टमेंट 2 में जितने भी एक्सेस आवर्स होंगे उनको हम नॉर्मल रेट से पेमेंट करेंगे, जितने भी एडिशनल डायरेक्ट लेबर आवर्स वगैरह रिक्वायरमेंट होगी या फिर पे करने होंगे। अब मान के चलो हमारे पास 2,40,000 आवर्स अवेलेबल हैं डिपार्टमेंट 2 में, और मैं कहता हूँ कि 250 आवर्स की रिक्वायरमेंट होती। अवेलेबल 240 हैं, पर मान के चलो रिक्वायरमेंट 250 आवर्स की होती, तो मैं कहता कि 10,000 आवर्स बाहर से मैं और वर्कर लेके आता ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, और उन्हें पेमेंट करता नॉर्मल वेज से, तो वो निकल के आते हैं एडिशनल आवर्स रिक्वायर्ड, कितने एडिशनल आवर्स मुझे चाहिए। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है अगर ध्यान से समझेंगे तो सभी। देखो, अगर मैं कहता हूं कि आवर्स यूटिलाइजेशन मुझे 250 चाहिए था, मान के चलो जितनी मैंने बजटेड सोची थी उससे ज़्यादा यूनिट्स मैं बना रहा हूँ, और यहाँ पे अवेलेबल 240, मेरे पास अवेलेबल डिपार्टमेंट 2 में 240 आवर्स है, पर मैं कहता हूँ कि मेरे को 250 आवर्स चाहिए। तो क्वेश्चन में लिखा था कि अगर आपको जितने अवेलेबल है उससे ज़्यादा आवर्स की रिक्वायरमेंट पड़े तो वर्कर्स अवेलेबल हैं डिपार्टमेंट 2 के लिए, बाहर से लेके आ सकते हैं। तो मैं कहता कि 10,000 आवर्स की हमें एडिशनल पेमेंट करनी पड़ेगी। अभी हमें बाहर से कोई वर्कर लाने की जरूरत नहीं है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट 2 में जो बंदे अभी बैठे हैं वो भी 24,400 आवर्स खाली बैठे हैं। ठीक है, चलो अब हमें इस पर और क्या निकालना था। क्वेश्चन ने हमें और क्या पूछा, देखो हमारे आवर्स 24,400 ही है ना, ये रहे। देखो आइडल आवर्स है 24,400 आवर्स। ये शायद इतना ज़्यादा विजिबल नहीं है, और सॉरी मेरे कैमरे की फिर बैटरी थोड़ी सी लो है इसकी, इस वजह से जो है पावर ऑफ हो गया। वेट अ सेकेंड, जस्ट वेट अ सेकेंड। देखिए अब हम निकालेंगे प्रॉफिट। हमारे पास कितना प्रॉफिट आएगा अब, हमारे पास आएगा अब, कौन सा पॉइंट हमने किया था, ये पॉइंट नंबर ई, पॉइंट नंबर एफ, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। अब हम निकालेंगे प्रॉफिट। पर्टिकुलर्स ए, बी एंड सी। तो हमारे पास आएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। हमने निकाला है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कितना था, हमने निकाला था कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 18, 25 एंड 10। 18, 25 एंड 10 मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ यूनिट से। नंबर ऑफ यूनिट्स हमारे पास कितनी आई थी, ए की थी 12,000, बी की 16,000 एंड सी की 9,600। तो हमारे पास आएगा कंट्रीब्यूशन इन रुपीस। ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा 18 इंटू 12,000, 2,16,000, 25 इंटू 16,000, 4 लाख,
एंड 10 इंटू 9,600, 96,000। तो अब हम लिखते हैं टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन। ये 96,000 प्लस 4 लाख प्लस 2,16,000 तो 7,12,000 लेस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट हमारे पास आएगी 5 लाख की। यस, हमारे पास आएगा प्रॉफिट 2,12,000, 2,12,000 एंड इसमें से लेस करेंगे। इसमें अभी आइडल आवर्स इंक्लूड नहीं है, इसमें आइडल आवर्स इंक्लूड नहीं है। इसके अंदर जितने आवर्स लग रहे हैं ये उसकी कॉस्ट है, ठीक है। इसमें जो हमने कंट्रीब्यूशन से पहले जो वेरिएबल कॉस्ट थी, उस वेरिएबल कॉस्ट में जितने आवर्स लग रहे हैं उनकी कॉस्ट माइनस की थी। तो यहाँ पे 9,600 यूनिट्स के अकॉर्डिंग जो आवर्स थे उनकी कॉस्ट माइनस हुई है। बाकी जो आइडल आवर्स है इनकी कॉस्ट हमें माइनस करनी पड़ेगी। लेस करेंगे आइडल टाइम कॉस्ट। 24,400 आवर्स हैं डिपार्टमेंट सी में एंड पर यूनिट हमारे पास आवर्स, पर आवर हमारा कितना है, पर आवर हमें कितना देना पड़ता है उन्हें, 2 रुपीज़। तो ये आएगा आपका 48,800 प्रॉफिट बिफोर आइडल टाइम कॉस्ट। अब ये आएगा प्रॉफिट आफ्टर आइडल टाइम कॉस्ट। 2,12,000 माइनस 48,800, 163,200 ये हमारे पास प्रॉफिट आएगा। देखिए 163,200, 163,200 ये था हमारे पास पॉइंट नंबर बी, ठीक है। हमारे पास जितने भी हमारे पास 9,600 आवर्स के 9,600 यूनिट्स पे जितने आवर्स लगने हैं उसकी कॉस्ट यहाँ माइनस हो चुकी है वेरिएबल कॉस्ट के फॉर्म में, ठीक है। तो बाकी जो 24,400 आवर्स जो आइडल बचे हैं, जो कि यहाँ पे यूटिलाइज नहीं हो रहे, ठीक है। बेसिकली देखा जाए तो 9,600 आवर्स के लिए ही आइडल है, क्योंकि देखा जाए तो आप देखो हमारे पास बजटेड यूनिट्स थी 10,000 एंड 12,000। अगर देखा जाए डिपार्टमेंट 2 में 10 से ज़्यादा बन रही हैं और डिपार्टमेंट 2 में प्रोडक्ट बी की 12,000 बजटेड थी और हम निकाल रहे हैं सेल्स की, यहाँ पे 16,000 यूनिट्स बन रही हैं। तो इसका मतलब डिपार्टमेंट 2 में हमारे पास जो प्रोडक्ट सी है उसके लिए हमारे पास जो है आइडल आवर्स जो है वो पड़े हुए हैं, ठीक है। ये आइडल आवर्स हमारे प्रोडक्ट सी के हैं। ये 24,400 डिपार्टमेंट 2 में प्रोडक्ट सी की वजह से आइडल आवर्स बचे हैं, क्योंकि प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी की तो हम जितनी यूनिट्स बजट की थी उससे भी ज़्यादा बना रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे आइडल आवर्स नहीं है, आइडल आवर्स ये सी की वजह से बचे हुए हैं। चलो हमारे पास पॉइंट नंबर सी, ये इसका पॉइंट नंबर सी है। ये द कंपनी डिजायर टू सब कॉन्ट्रैक्ट द सरप्लस डायरेक्ट लेबर आवर्स। अगर हम हमारे सरप्लस डायरेक्ट लेबर आवर्स जो पड़े हुए हैं, मतलब जो आइडल आवर्स पड़े हुए हैं, उनको अगर हम सब कॉन्ट्रैक्ट करें, मतलब किसी के लिए बाहर के लिए किसी बंदे के लिए काम करके दें, तो डिपार्टमेंट 2 में बताओ कितना मिनिमम चार्ज आप चार्ज करोगे उस डायरेक्ट लेबर आवर्स के लिए, कितना पैसा बाहर वाले से चार्ज करोगे अपने आइडल कैपेसिटी के लिए। तो मिनिमम सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस, मिनिमम सब कॉन्ट्रैक्ट चार्ज कितनी करोगे आप, जो आपकी कॉस्ट लग रही है आइडल आवर्स की वो लोगे आप, कॉस्ट आइडल आवर्स की 24,400 आवर्स पे 2 रुपीज़ के अकॉर्डिंग 48,800 की तो ये कॉस्ट लग रही है, प्लस इसकी वजह से आपके वेरिएबल ओवरहेड्स भी लग रहे हैं। क्वेश्चन में क्या कहा था कि डिपार्टमेंट 2 में जितनी भी आपके आवर्स या कॉस्ट लगेगी डिपार्टमेंट 2 में, उसका 50% आपके वेरिएबल ओवरहेड्स भी लगेंगे। जितने डिपार्टमेंट 2 में डायरेक्ट वेज की कॉस्ट लगेगी उसका 50% ओवरहेड भी लगेंगे। तो हम कह सकता हूँ 48,800 का 50%, 24,400 ये हमारी वेरिएबल ओवरहेड लगेंगे। तो ये कह सकता हूँ कि मिनिमम अमाउंट टू बी चार्ज। अगर बाहर वालों को हम ये हमारे आइडल आवर्स
आइडल आवर्स बाहर वालों को एलोकेट कर दें, मतलब किसी दूसरे बंदे के लिए उन आवर्स में काम करके दें, तो कितने पैसे हम उनसे मिनिमम चार्ज करेंगे, इतना चार्ज करेंगे मिनिमम कि हमारी कॉस्ट रिकवर हो जाए 73,200। तो मैं कह सकता हूँ कि कॉस्ट पर आवर टू बी रिकवर्ड, पर आवर कितनी कॉस्ट रिकवर करेंगे, 73,200 डिवाइड बाई 24,400 आवर्स थे, 3 रुपीज़ पर आवर। अगर सब कॉन्ट्रैक्ट करें, हम किसी दूसरे के लिए काम करके दें, जो हमारे पास आइडल आवर्स बचे उसमें, तो हम कहेंगे 3 रुपये पर आवर के अकॉर्डिंग हम काम करके देंगे, क्योंकि मिनिमम उतना तो चार्ज करेंगे जितना हमारा खर्चा लग रहा है। ठीक है, चलिए ये हमारे पास कवर हो गया हमारे इलस्ट्रेशन नंबर 9 तक। देखिए 3 रुपीज़ पर आवर, इलस्ट्रेशन नंबर 9 तक हमारे पास कवर है। अब हम इलस्ट्रेशन नंबर 10 नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जितना अभी तक किया है उतना रिवाइज कर लेना, और किसी तरह कोई प्रॉब्लम लगे तो आप मेरे को मेल कर सकते हो, या फिर आप कमेंट कर सकते हो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आपको जो है नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, चलो बाय एंड टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।